नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है समय। कुंदन आज अपना सामान पैक कर रहा था। माँ दुर्गा जी उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रही थी। उनका दिल रो रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार कुंदन का बैग पकड़ती और कहती, बेटा मत जा, मेरे पास तेरे सिवा और कोई नहीं है। जब से तेरे पापा का देहांत हुआ है, तू ही तो मेरा सहारा है। अगर तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा, तो मैं किसके सहारे अपना जीवन बिताऊंगी। बेटा रुक जा, मत जा। लेकिन कुंदन का दिल अब पत्थर हो गया था। वह माँ के हाथ को बार बार झटक रहा था और गुस्से में बोल रहा था कि माँ तुम समझती क्यों नहीं हो। मैं अपनी जिंदगी इस छोटे से कस्बे में रहकर बर्बाद नहीं कर सकता। मेरे बहुत बड़े सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। मैं यहाँ रहकर सिर्फ सड़ता रहूंगा और कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है। माँ रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कुंदन ने उनकी एक न सुनी। उसने बैग उठाया और घर से निकल पड़ा। माँ पीछे पीछे रोती हुई भागी, लेकिन कुंदन ने मुड़कर भी नहीं देखा। स्टेशन पहुंचते पहुंचते माँ भी पीछे पीछे पहुंच गई। वह बुरी तरह से रो रही थी। कुंदन ने उन्हें देखते ही गुस्से में कहा, माँ अब और ड्रामा मत करो, मैं चला जाऊंगा। और अगर तुम मेरे साथ ट्रेन में चढ़ोगी तो मैं तुम्हें भी बीच रास्ते में छोड़ दूंगा। माँ ने फिर भी हार नहीं मानी। वह भी ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन चल पड़ी। कुंदन ने माँ से मुंह फेर लिया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। माँ पास में बैठी उसे प्यार से देखती रही। फिर माँ थक कर वहीं सीट पर सो गई, आंखों में आंसू लिए, थकी हारी, नींद से बोझिल। ट्रेन तेज दौड़ रही थी। जब ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी तो कुंदन चुपके से उठा, अपना बैग उठाया और माँ को वहीं सोता छोड़कर चुपचाप ट्रेन से उतर गया। माँ को कुछ पता भी नहीं चला। वह गहरी नींद में थी। कुंदन ट्रेन से उतरकर बिना पीछे देखे स्टेशन से बाहर निकल गया। माँ अब भी वही ट्रेन में सो रही थी। ट्रेन फिर से चल पड़ी। माँ को जब नींद खुली तब तक वह कई 100 मीटर दूर पहुंच चुकी थी। माँ घबराकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन कुंदन कहीं नजर नहीं आया। माँ का दिल बैठने लगा। डर के मारे वह रोने लगी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। इधर कुंदन अपनी नई जिंदगी बनाने में लग गया। कई साल बीत गए। माँ की कोई खबर नहीं ली, न कोई चिट्ठी न कोई फोन। फिर एक दिन कुंदन को पता चला कि उसके प्रीतक घर की जमीन बिक सकती है, तो वह वापस अपने गांव आया। दिल में बस यही सोच थी कि जमीन बेचकर मोटा पैसा मिलेगा। वह सपनों में खोया हुआ घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही जो नजारा उसने देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वह एकदम जड़ बनकर खड़ा रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दुर्गा जी ने अपने बेटे कुंदन को रोकने की लाश कोशिश की, लेकिन कुंदन मानने को तैयार भी नहीं था। वह बार बार उसे समझाती कि बेटा सब कुछ दूसरे शहर जाकर ही हासिल नहीं होता, अपने ही शहर में रहकर सफलता मिल सकती है। बार बार वह उसे समझाती कि बेटा सब्र कर, अगर तुझे यहाँ कोई दिक्कत हो रही है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तू बस थोड़ा सा समय दे, मैं भी तेरे साथ चल दूंगी। लेकिन कुंदन किसी भी बात के लिए तैयार नहीं था। वह साफ साफ कहने लगा कि नहीं माँ, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता। अरे माँ, वहां तो अभी मेरे रहने का अभी कोई ठीक से ठिकाना नहीं है। अभी तो बस नौकरी की बात चल रही है, नौकरी मिल भी नहीं है। फिर तुझे कहाँ ले जाऊं? अभी तो मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं है। माँ ने फिर भी उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जब अभी सिर्फ नौकरी की बात चल रही है, तब तू अपने घर को छोड़कर चला जाएगा तो वहां जाकर क्या करेगा? पहले नौकरी मिल जाए, सब कुछ पक्का हो जाए, तब चला जाना। मैं तब तुझे बिल्कुल नहीं रोकूंगी। लेकिन बेटी ने फिर भी एक न सुनी और बोला कि माँ, मैं सिर्फ नौकरी के भरोसे वहां नहीं जा रहा हूँ। अगर वहां मुझे ये वाली नौकरी नहीं भी मिली तो मैं कोई और नौकरी ढूंढ लूंगा। मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक मुझे वहां कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती। यहाँ क्या है माँ, यहाँ तो दो चार नौकरियां हैं,
और अगर एक बार नौकरी छूट गई तो महीनों घर बैठना पड़ता है। ऐसा जीवन मैं नहीं चाहता। सच कहूँ तो माँ, मैं अब इस छोटे से शहर में नहीं रहना चाहता। अब मेरा मन यहाँ नहीं लगता। इतना कहकर उसने माँ का हाथ झटका और जाने लगा। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसका बैग पकड़ लिया और रोती हुई बोली, बेटा मैं तुझे छोड़ने की भीख मांग रही हूँ। मत छोड़ कर जा मुझे। इस दुनिया में मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। अगर तू भी मुझे छोड़ देगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। बेटा मेरे पास न कोई भाई है, न कोई बहन, न कोई सहारा। तू ही तो मेरा सब कुछ है। बेटा मत जा। माँ कभी उसका बैग पकड़ती, कभी उसके पैर पकड़ती और रोते हुए कहती, बेटा मत जा। लेकिन कुंदन ने एक झटके में अपना बैग भी छुड़वाया और माँ का हाथ भी छुड़वाया और बिना एक बार भी पीछे मुड़े आगे बढ़ता रहा। माँ पीछे से चीखती रही, रोती रही, बिलखती रही, लेकिन कुंदन ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। दुर्गा जी दरवाजे पर बैठी बैठी रोती रही और गिड़गिड़ाती रही कि बेटा मुझे छोड़कर मत जा। मेरा सिवा इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है। मैं तेरे बिना मर जाऊंगी। लेकिन उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद दुर्गा जी घंटों तक दरवाजे पर बैठी रही और रोती रही, पर उनका बेटा वापस नहीं आया। कई घंटे तक वह कभी दरवाजे के पास बैठकर रोती रही, कभी उठती, कभी बैठती। फिर आखिरकार खुद ही अपने आंसू पोंछते हुए कुछ सोचकर घर के अंदर चली गई। फिर उन्होंने अपने बेटे को फोन किया और पूछा कि बेटा तू ठीक से पहुंच गया ना? मुझे तेरी बहुत याद आ रही है बेटा। तब उसके बेटे ने कहा कि माँ, बस कुछ ही दिनों की बात है। धीरे धीरे तू भी अकेले रहने की आदत डाल लेगी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहुंच गया हूँ। तू अपना ध्यान रखना। इतना कहकर बेटे ने फोन काट दिया। अब पूरा दिन दुर्गा जी ऐसे ही बैठी रहती और बस अपने बेटे के बारे में ही सोचती रहती। उनकी जिंदगी में अब सोचने के लिए और कोई बात बची ही नहीं थी। बात करने के लिए भी कोई नहीं था। उनका बेटा शहर में कुछ दिन रहा और दुर्गा जी बेचारी सिर्फ फोन पर उससे बातें करके ही खुश हो जाती। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन दुर्गा जी ने फोन पर अपने बेटे से कहा कि बेटा ऐसा कर, तू यहाँ आ जा और मुझे भी अपने साथ ले चल। पैसे की चिंता मत कर। गांव में जो जमीन है उसे बेच देंगे और जो पैसे आएंगे उससे हम दोनों शहर में रहेंगे। तू वहीं अपनी नौकरी भी कर लेना और मैं भी अकेली नहीं रहूंगी। ठीक है ना बेटा? पहले तो बेटा थोड़े हिचकिचाया, फिर कुछ सोचकर बोला कि ठीक है माँ, तू इतनी जिद कर रही है तो मैं अगले रविवार को घर आऊंगा और फिर देखूंगा कि जमीन और घर का क्या करना है। वैसे भी क्या है माँ, हमारे पास कौन सी बहुत बड़ी संपत्ति है। बस वो खेत और ये घर। आकर देखता हूँ क्या करना है। अगले रविवार को बेटा आया और आने के बाद कुंदन ने एक दो ब्रोकरों से बात की। फिर बोला कि माँ, इतनी जल्दी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो बहुत अच्छा रेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जितना जल्दी में मिल सकता है उतना सही रेट मिल रहा है। कई प्रॉपर्टी डीलरों से बात कर ली है। वे कल अपनी पार्टी लेकर आएंगे और अगर सब सही रहा तो अगले रविवार तक कागज भी बन जाएंगे और पैसे भी हाथ में आ जाएंगे। लेकिन उस दिन किसी कारण से प्रॉपर्टी डीलर अपनी पार्टी नहीं ला सका और वह लोग खेत और घर नहीं देख सके। इसलिए सौदा तय नहीं हो सका, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी देखे डील फाइनल नहीं हो सकती थी। इसी वजह से सोमवार को कुंदन अपनी नौकरी पर चला गया। लेकिन जाते जाते उसने प्रॉपर्टी डीलर से फोन पर बात कर ली और कहा कि आप घर चले जाना, माँ तुम्हें हमारे खेत दिखा देंगी। कुंदन ने फोन पर प्रॉपर्टी डीलर से बात की और दुर्गा जी अपने जेठ के बेटे को साथ लेकर खेत दिखाने निकल पड़ी। खेत पर पहुंचकर उन्होंने अपनी जमीन उन प्रॉपर्टी डीलरों को दिखाई। उन्होंने बस खेतों को देखा, घर की बात नहीं की और उस दिन वे लोग केवल खेत देखकर चले गए। अगले हफ्ते जब कुंदन आया तो वह एक दो दिन की छुट्टी लेकर आया और आते ही उसने उन प्रॉपर्टी डीलरों से बात की कि भाई अब सभी एग्रीमेंट के कागज तैयार करवा दो और सभी पेपर तैयार कर लो। जिस दिन कुंदन घर पहुंचा उसी दिन प्रॉपर्टी डीलर भी आ गए।
वे सारे कागज कुंदन को दिखाने लगे। कुंदन ने जैसे ही पेपर देखे तो बोला कि अरे भाई, ये तो सिर्फ खेतों के कागज है। मैंने तो तुमसे कहा था कि सारे कागज तैयार करवाओ, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। फिर भी तुमने सारे कागज तैयार नहीं करवाए। कुंदन की बात सुनकर वकील बोला कि खेतों के दोनों कागज तैयार कर दिए हैं। तुम्हारी जमीन बहुत बड़ी नहीं है और न ही रोड के किनारे है, इसलिए बहुत अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी मैंने सबसे अच्छी प्रॉपर्टी खोजी है। कुंदन ने कहा कि ठीक है, पर तुमने तो बस खेत के पेपर्स तैयार किए, मैंने तो घर के पेपर्स भी तैयार करने को कहा था। तब ब्रोकर बोला कि मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब ऐसा करो, फिलहाल इनका फाइनल कर दो, क्योंकि मैंने इन्हें बाहर से बुलाया है। अब इन्हें भी अपने काम पर लौटना है। पहले इस डील को लॉक कर लो, फिर घर का क्या है, कौन भागा जा रहा है। अगर आज नहीं तो कल किसी और क्लाइंट को बुलाकर दिखा देंगे। अभी के लिए माँ को साथ लेकर फाइनल कर दो। ये सुनकर कुंदन ने गुस्से में कागज जमीन पर फेंक दिए और कहा कि यार, मैंने कुछ सोचा था और कुछ और हो रहा है। फिर यकीन वकील बोला कि जो तुम सोच रहे थे वो अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर की अभी इतनी वैल्यू नहीं है। सुना है कि कुछ ही दिनों में पास के इलाकों में एक बड़ी कंपनी आ रही है। उसके बाद यहाँ की सारी जमीनों के रेट बढ़ेंगे, तब बेचोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। ये सुनकर कुंदन के चेहरे पर खुशी आ गई और वह माँ को लेकर वापस चल पड़ा। फिर उसने सोचा कि पहले माँ को शहर ले चलूं, वहां से सब सही रहेगा। उसने इन 2-3 दिनों में अपनी सारी जमीन बेच दी, सब निपटा लिया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, बस दुर्गा जी से जमीन के कागजों पर दस्तखत करवा लिए और जमीन बेच डाली। इन 2-3 दिनों की छुट्टी में कुंदन ने सब निपटा लिया। जब जमीन बिकने के बाद कुंदन के हाथ में पैसे आए तो उसका मन हुआ कि ये सब कुछ छोड़कर भाग जाए। लेकिन फिर उसे लगा कि अगर अभी माँ को यहीं छोड़ दिया तो उसे दोबारा इस घर को बेचने आएगा तो मुश्किल होगी। इसलिए उसने सोचा कि अभी माँ को साथ ले चलता हूँ, बाद में देखा जाएगा कि क्या करना है। तो कुंदन ने कुछ सोचकर अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम भी अपना सारा सामान पैक कर लो, तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। बेटे के मुंह से यह सुनते ही दुर्गा जी को ऐसा लगा जैसे उनका सपना सच हो गया हो। वह तो यही चाहती थी कि बेटा या तो उन्हें अपने साथ ले जाए या फिर गांव में ही रहकर उनके साथ रहे। लेकिन बेटा तो इस बात के लिए भी कभी तैयार नहीं हुआ था। अब जब बेटे ने खुद चलने को कहा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। लेकिन फिर भी उन्होंने बेटे से कहा कि कुंदन बेटा, एक काम करो, सारे पैसे एक ही थैले में मत रखना। कुछ पैसे मेरे बैग में रख दो, कुछ पैसे अपने दूसरे बैग में और कुछ पैसे किसी और बैग में रखो। अलग अलग पैसे रखने में फायदा रहेगा। अगर गलती से कोई बैग खो जाए तो बाकी बचे पैसे से कुछ तो संभल जाएगा, वरना सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाओगे। मगर बेटे ने माँ की एक न सुनी और बोला कि माँ, कुछ नहीं होगा, ये पैसे कहीं नहीं जाने वाले। मैं तो अपनी जान भी दे दूंगा पर इन पैसों को आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। तुम बस अपने कपड़े समेटो और चलने की तैयारी करो, हमें जल्दी ही निकलना है। दुर्गा जी ने भी ज्यादा जिद नहीं की और चुपचाप अपने कपड़े समेटने लगी। कुंदन ने घर से निकलते समय माँ को 1 रुपया भी हाथ में नहीं दिया और खुद पैसे के सारे बैग संभाल कर रख लिए। फिर कुंदन अपनी माँ को लेकर गांव छोड़कर निकल पड़ा। कुंदन वैसे तो एक छोटे शहर से लगे गांव का रहने वाला था, लेकिन इस बार वह छोटे शहर की तरफ नहीं बल्कि सीधे महानगर की ओर बढ़ रहा था। उसने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी थी और माँ को लेकर मुंबई की तरफ निकल पड़ा था। कुंदन ने माँ को ट्रेन में बिठाया, उनकी सीट ठीक से लगाई और खुद भी उनके पास बैठ गया। अब ट्रेन धीरे धीरे अपने रास्ते की ओर बढ़ रही थी और दुर्गा देवी जी ट्रेन की खिड़की से बाहर के बदलते नजारों को देखते हुए मन ही मन उन पुराने दिनों को याद कर रही थी, जब पहली बार वह अपने पति के साथ अपना मायका छोड़कर शहर आई थी। कैसे तब
सब कुछ छोड़कर एक नया जीवन शुरू किया था और आज फिर वही स्थिति थी। फ़र्क बस इतना था कि तब पति के साथ आई थी और अब बेटे के साथ अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर एक नई शहर, एक नए सपने की ओर आगे बढ़ रही थी। आँखों में उम्मीदें और दिल में हल्की-सी बेचैनी लिए वह मुस्कुराते हुए कभी बेटे को देखती, तो कभी ट्रेन से भागते खेतों, झोपड़ियों और कस्बों को। यहाँ दुर्गा जी खुशनुमा मौसम का आनंद ले रही थी। खिड़की के बाहर का नज़ारा देखकर उनका मन फूला नहीं समा रहा था। वह मन ही मन बच्चों जैसी खुशी महसूस कर रही थी और दूसरी तरफ कुंदन अपनी माँ को देखकर हल्की-सी टेढ़ी मुस्कान अपने चेहरे पर ले आया था। वह कुछ सोचकर मुस्कुराया और फिर अपने बैग को कसकर पकड़ा और उसे सिर के नीचे रखकर लेट गया। वह कुछ देर तक वैसे ही पड़ा रहा। फिर जब उसने देखा कि उसकी माँ अब तक नहीं लेटी है, तो उसने नीचे झाँककर माँ से कहा कि माँ, अगर नीचे नींद नहीं आ रही, तो ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें ऊपर चढ़ा दूँगा। इस पर दुर्गा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं बेटे, अभी तो बहुत लंबा सफ़र बाकी है। जुड़ी रात के बाद भी हमें एक पूरा दिन ट्रेन में बिताना है। उसके बाद ही कहीं जाकर अगली रात को हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। तुमने ही तो कहा था कि यह सफर कई दिनों का है। बेटे की बात सुनकर कुंदन ने सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ माँ, तुम भी सही कह रही हो। अच्छा ठीक है, मैं सो रहा हूँ। तुम भी आराम से लेट जाओ। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। मगर माँ के जागते रहने के कारण वह अपने इरादे में सफल नहीं हो पाया। कुंदन धीरे धीरे नींद में डूब गया, जबकि दुर्गा देवी अब भी खिड़की से बाहर झांकती रही। उनका मन नजारों में ऐसा रमा था कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी और यही कारण था कि कुंदन भी चुपचाप नहीं कर पाया। फिर उसने सोचा कि अगली रात आने में अभी कई घंटे बाकी हैं। पूरा दिन भी पड़ा है, तब कुछ सोचा जाएगा। इसी सोच के साथ कुंदन ने अगली सुबह की योजना बना ली। अगली सुबह कुंदन उठकर नाश्ता करने चला गया और अपनी माँ के लिए भी कुछ खाने का सामान ले आया। दोनों ने बैठकर नाश्ता किया और फिर थोड़ा प्लेटफॉर्म पर टहलकर वापस अपनी सीट पर आकर आराम करने लगे। ट्रेन में भला और क्या करना था। खाते-पीते, उठते-बैठते समय बीत रहा था और उनके सफ़र में घंटे कम होते जा रहे थे। अब धीरे-धीरे समय गुज़रता गया और उनकी मंजिल करीब आती गई। अब बस 3-4 घंटे बचे थे मुंबई पहुँचने में। लंबे सफ़र के कारण दुर्गा जी थक गई थी और खटखटाते हुए ट्रेन के झटकों में आखिरकार उन्हें नींद आ गई और यही कुंदन को वह मौका मिल गया, जिसका उसे कल से इंतज़ार था। अब जब उसकी माँ गहरी नींद में थी, तो कुंदन ने माँ की सीट के पास अपना थोड़ा सामान जानबूझकर गिरा दिया, ताकि देख सके कि माँ जागती है या नहीं। लेकिन माँ गहरी नींद में थी और हिली भी नहीं। तब कुंदन ने समझ लिया कि अब उसे अपना कदम उठाना है। बिना समय गंवाए उसने पैसे वाले बैग से हजारों रुपए निकाले और चुपचाप दुर्गा देवी के कपड़ों में वाले बैग में रख दिए। फिर अपना सारा पैसा वाला बैग लेकर ट्रेन के अगले स्टेशन पर उतर गया। ट्रेन फिर से सीटी बजाते हुए आगे बढ़ गई और कुंदन भीड़ में गायब हो गया, माँ को छोड़कर। दुर्गा जी भी गहरी नींद में थी और इसी वजह से उन्हें इस बात की जरा सी भी खबर नहीं हुई कि उनके साथ क्या हुआ था। कुंदन ने जाते-जाते उन्हें यही कहा था कि माँ, आप आराम से सो जाइए। जब स्टेशन आएगा तो मैं आपको उठा दूँगा। बस इसी भरोसे पर वह भी निश्चिंत होकर सो रही थी। आखिरकार अपने बेटे के साथ रहकर उन्हें क्या चिंता हो सकती थी। उन्हें यह तसल्ली थी कि उनका बेटा उनके साथ है, वह सब सँभाल लेगा। स्टेशन आएगा तो वह खुद उन्हें जगा देगा। इसी सोच में डूबी हुई दुर्गा देवी के दिल में एक सुखद खुशी थी कि अब वह अपने बेटे के साथ रहेंगी। अब बेटा उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। बड़े दुख दर्द के बाद आज उन्हें चैन की नींद नसीब हुई थी। इसलिए उनकी आंखें नहीं खुली और वह गहरी नींद में सोती रही। उधर ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी और उनका बेटा, जो अब उनके साथ नहीं था, जिसने अपना मकसद पूरा कर लिया था, अब माँ के बारे में क्यों सोचता।
उसे जो चाहिए था वह मिल चुका था और अब उसका मन बन चुका था कि माँ को इतनी दूर छोड़ आया है कि अब वह चाहकर भी वापस नहीं जा पाएंगी। वह जानता था कि उसकी माँ ने कभी अपने छोटे से शहर के आसपास के इलाकों के अलावा कहीं सफर नहीं किया था, तो अब इतनी दूर से वह अकेली कैसे वापस लौटेंगी। इस सोच के साथ उसके दिल में पक्का कर लिया था कि जैसे ही उसे मौका मिलेगा वह अपने पुराने घर लौटेगा, उसे भी बेच डालेगा और उसका पैसा भी हड़प लेगा। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ वह भीड़ में कहीं गुम हो गया। इधर दुर्गा देवी जब लगभग 2 घंटे बाद जागी, तो उन्होंने धीरे से ऊपर बर्थ की ओर झांका और उन्हें वहां उनका बेटा नजर नहीं आया। यह देखकर उनके दिल में एक हल्की सी घबराहट हुई। उन्होंने तुरंत नीचे से आवाज लगाई, कुंदन बेटा। पर कई बार पुकारने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। अब उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। उन्होंने फिर से जोर से आवाज दी, लेकिन न कुंदन दिखा, न उसकी कोई आवाज आई। अब उनका दिल घबराने लगा। वह घबराई हुई उठी और इधर उधर देखने लगी। फिर उन्होंने पास बैठे लोगों से पूछा, भाई साहब, मेरा बेटा यहीं मेरे पास बैठा था, क्या आपने उसे कहीं जाते हुए देखा है? लेकिन हर किसी ने मना कर दिया। सबने यही कहा कि जब वे सब जागे थे, उन्होंने यहाँ कोई लड़का नहीं देखा है। उस वक्त डिब्बे में ज्यादातर लोग सो रहे थे, कुछ ही लोग जगे हुए थे। दुर्गा देवी ने एक एक कर सबसे पूछा, लेकिन सबने यही कहा कि उन्होंने कुंदन को नहीं देखा। अब दुर्गा जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों में डर और चिंता दोनों झलकने लगी। वह सेठ के पास खड़ी रह गई और बार बार अपने चारों तरफ देखने लगी, जैसे कहीं से उनका बेटा निकलकर अचानक सामने आ जाएगा। लेकिन वक्त गुजरता जा रहा था और कुंदन का कोई अता पता नहीं था। अब दुर्गा देवी घबराने लगी और घबराहट के मारे उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें, कैसे करें। घबराहट में वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए बार बार अपने बेटे कुंदन का नाम लेकर उसे पुकारने लगी, कुंदन बेटा, कुंदन, कहाँ चले गए मेरे बेटा? पर कुंदन तो वही सुनता अगर वह होता। वह तो अब वहां था ही नहीं। इसलिए दुर्गा देवी की पुकार भी हवा में गुम हो रही थी। दुर्गा देवी बार बार चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन जब काफी देर उनका बेटा नहीं दिखा और कोई जवाब भी नहीं आया, तो उनकी आवाज में और ज्यादा बेबसी बढ़ती चली गई। उन्हें इस हालत में देखकर डिब्बे में मौजूद दूसरे लोग भी उनकी सीट के पास आ गए और वहां एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई। दुर्गा देवी वहीं रोती रही, चिल्लाती रही, अपनी तकलीफ बयां करती रही। चारों ओर खड़े लोग आपस में धीरे धीरे बातचीत करने लगे। कोई कहता शायद उनका बेटा किसी स्टेशन पर उतर गया होगा, तो कोई कहता हो सकता है गलती से उतर गया हो। फिर कोई और बोल पड़ा, कौन जाने गलती से उतरा या जानबूझकर माँ को छोड़कर चला गया। इन बातों को सुनकर दुर्गा देवी का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो रहा था। उनकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल में एक अजीब सी टिस उठ रही थी। हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा था। तभी थोड़ी देर बाद टीटी भी उस कमरे में आ गया। उसने जब इतनी भीड़ देखी तो लोगों को हटाते हुए आगे बढ़ा और गुस्से में बोला, क्या हो रहा है यहाँ? यह औरत क्यों रो रही है? तो वहां खड़े लोगों ने उसे बताया कि यह महिला अपने बेटे के साथ सफर कर रही थी। सोते सोते कब बेटा गायब हो गया, कुछ पता नहीं चला। अब जब जागी तो बेटा नहीं दिखा, इसलिए रो रही है। यह सुनकर टिकट कलेक्टर को भी उन पर तरस आ गया। वैसे तो वहां खड़े हर इंसान का दिल पसीज गया था उनकी हालत देखकर, लेकिन कर भी क्या सकते थे। सब बस बातें ही कर रहे थे। कोई कहता कि लड़का गलत इरादे से छोड़कर भाग गया होगा। कोई कहता कि हो सकता है किसी काम से नीचे उतरा हो और ट्रेन चल दी हो। इन्हीं बातों के बीच दुर्गा देवी का चेहरा और ज्यादा डर और बेचैनी से भरने लगा। वह उन लोगों की बातें सुन सुनकर और ज्यादा घबरा रही थी। तभी टिकट कलेक्टर ने तेज आवाज में सबको डांटते हुए कहा, क्या तमाशा बना रखा है आप लोगों ने? अगर मदद नहीं कर सकते
तो यहाँ भीड़ भी मत लगाइए। बेवजह अपने विचार उन पर मत थोपिए। जाइए अपनी अपनी सीटों पर बैठिए। अगर कोई मदद करना चाहता है तो यहाँ रुके, वरना सब हट जाएं। उसकी कड़वड़ आवाज सुनते ही आधी से ज्यादा भीड़ वहां से हट गई। लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए, लेकिन फिर भी कुछ लोग वहीं दुर्गा देवी के पास बैठ गए। टीटी खुद भी उनके पास आया और नरमी से बोला, माँ जी, आप घबराइए नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए। आप अपने बेटे का नंबर दीजिए। आपको उसका नंबर तो याद होगा ना, या कहीं लिखा हो तो दीजिए, हम उसे कॉल करेंगे। हो सकता है वह किसी स्टेशन पर गलती से उतर गया हो। उसने कोशिश की कि दुर्गा देवी को थोड़ा हिम्मत मिले और कुछ हल निकल जाए। टिकट कलेक्टर ने दुर्गा देवी से कहा, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं स्टेशन मास्टर से बात करूंगा। अगला स्टेशन आते ही आपको वहीं उतार दूंगा। वहां से स्टेशन मास्टर आपको यहाँ से ले जाएगा और आपके बेटे से संपर्क करने में मदद करेगा। आप बस एक बार उसका नंबर दे दीजिए। यह सुनते ही दुर्गा देवी ने आंखों में आंसू लिए कांपती आवाज में कहा, लेकिन बेटा, मेरे पास न तो फोन है और न ही मुझे उसका नंबर याद है। यह सुनकर टीटी भी थोड़ा निराश सा हुआ, लेकिन तभी दुर्गा देवी को कुछ याद आया और उन्होंने जल्दी से कहा, हाँ बेटा, नंबर है मेरे पास, रुको, अभी देती हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपने छोटे से थैले के कोने में एक छोटे से जेब में हाथ डाला और उसमें से एक कागज की छोटी सी पर्ची निकालने लगी। उस पर्ची पर उनके बेटे कुंदन का नंबर लिखा हुआ था। दरअसल दुर्गा देवी के पास भी फोन था, लेकिन रास्ते में कुंदन ने उनका फोन अपने पास रख लिया था, यह कहकर कि माँ, तुमसे तो सही से फोन भी नहीं चलेगा, तुम बस आराम से बैठो। अब उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था। जैसे तैसे उन्होंने वह नंबर टिकट कनेक्टर को थमा दिया। टिकट कलेक्टर ने तेजी से वह नंबर डायल करना शुरू किया। नंबर मिलाते ही घंटी बजने लगी। उसने फोन स्पीकर पर कर दिया ताकि दुर्गा देवी भी सुन सकें। सभी की नजरें उस फोन पर टिक गई थी। घंटी लगातार बज रही थी और सबकी सांसें थमी हुई थी। फिर जैसे ही दूसरी कॉल से आवाज उठी, टीटी ने विनम्रता से कहा, क्या मैं कुंदन जी से बात कर सकता हूँ? उस तरफ से आवाज आई, मैं ही कुंदन बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम है? टिकट कलेक्टर ने तुरंत कहा, भाई साहब, अपनी माँ से बात करिए, वह बहुत परेशान है। दुर्गा देवी ने कांपते हाथों से फोन पकड़ लिया। आवाज भरा गई थी उनकी। वह कुछ बोलती उससे पहले ही आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। वह जैसे ही बोलने लगी, कुंदन ने फोन काट दिया। दुर्गा देवी का हाथ हवा में ठहर गया। वह बोलना ही चाहती थी कि लाइन कट गई। सभी लोग सकते में रह गए। टिकट कलेक्टर ने भी फिर से नंबर डायल किया, लेकिन अब कई बार पूरी तरह घंटे बजती रही पर कुंदन ने फोन नहीं उठाया। फोन बार बार बजता रहा। सबके चेहरों पर एक अजीब सा संदेह उभर आया और जो बातें अब तक सिर्फ फुसफुसाहट में हो रही थी, वो सबके मन में सच सी लगने लगी। सबके चेहरों पर अफसोस था। कुछ लोगों ने धीमे से कहा कि शायद बेटा जानबूझकर ही छोड़ चला गया। अब तो खुद भी ऐसा लगने लगा था। टिकट कलेक्टर ने कहा, फिर से फोन मिलाते हुए धीरे से कहा, माँ जी, आपका बेटा फोन नहीं उठा रहा। उसके व्यवहार से लग रहा है कि वह जानबूझकर आपको यहाँ छोड़ गया है। यह सुनते ही दुर्गा देवी बिलक पड़ी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं बेटा, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वह तो बहुत प्यार करता है मुझसे। वह तो खुद खुशी खुशी मुझे अपने साथ शहर ले जा रहा था। कहाँ सोचा था कि बीच रास्ते में छोड़ देगा। हमने तो सब कुछ छोड़ दिया था बेटा, घर बार सब बेच दिया था। बस वहीं जाकर अपना नया जीवन शुरू करने वाले थे। यह सुनकर वहां बैठा एक लड़का धीरे से बोला, घर छोड़कर बसने का मतलब? इस पर दुर्गा देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, हमारा छोटा सा खेत था गांव में, वही बेचकर मेरा बेटा मुझे अपने साथ ले जा रहा था। जहाँ वह नौकरी करता है, वही रहेंगे, वही बसेंगे। मेरी सारी उम्मीदें अब उसी पर टिकी थी। जहाँ हमें खाना कमाने की जगह मिलती है, वह असली घर होता है। यही वजह है कि हमने अपना खेत बेच दिया था और
अब हम शहर जाकर एक घर खरीदेंगे, जहाँ माँ बेटा एक साथ रहते। ये कहते हुए दुर्गा देवी की आंखों में उम्मीद के कुछ चमकते हुए आंसू थे। उनकी बातों ने वह मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींचा और एक बार फिर से उनके मन में यह ख्याल आया कि शायद उनका बेटा कुंदन जानबूझकर उन्हें यहाँ छोड़ गया है। कुछ लोग इस पर चर्चा करने लगे कि तुम तो कह रही थे कि तुम्हारा बेटा मुंबई में रहता है। जब वह वहां आएगा तो हम तुम्हें खबर देंगे, तुम वहीं उतर जाना। फिर किसी ने कहा, मुंबई तो बहुत बड़ी जगह है, अगर वह यहाँ वहाँ घूमेगी तो कैसे जाएगी? मुंबई जाने के बाद वह अकेले अपने बेटे को कैसे ढूंढेगी? वह वहाँ भटक भी सकती है, भीड़ में खो सकती है। और कुछ हद तक यह बात भी सही थी। लोग आपस में बातचीत करते रहे और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचे कि दुर्गा देवी को वापस अपने गांव लौट जाना चाहिए। वो अपना गांव लौट जाए, वही सबसे अच्छा रहेगा। अगर उसका बेटा सच में उससे मिलना चाहता है, तो वह गांव लौटते हुए ढूंढता हुआ आएगा। और अगर उसने जानबूझकर माँ को छोड़ दिया है, तो वह अकेली कैसे उसे ढूंढ पाएगी? यह कहते हुए सभी ने एक राय बनाई कि दुर्गा देवी को अब वापस उनका गांव जाना चाहिए। फिर लोगों ने उनसे पूछा, अरे दीदी, आप क्या तुम्हारे पास अपना घर है? तुम्हारे बेटे ने घर और जमीन सब बेच दिया? दुर्गा देवी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं बेटा, घर अभी भी मेरे पास है। मुझे नहीं पता क्यों उसने घर नहीं बेचा। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, अगर तुम्हारे बेटे ने घर बेचने के लिए तुमसे झूठ बोला और तुमसे यहाँ छोड़ दिया, तो वह घर कभी नहीं छोड़ पाएगा। अगर वह सचमुच पैसों के लालच में तुम्हें छोड़कर गया है, तो वह घर को तो उसे वापस मिलेगा ही, क्योंकि वह इतना लालची है कि वह घर को वैसे ही छोड़ नहीं सकता। यह सुनकर सब लोग चुप हो गए और दुर्गा देवी से कहा कि अब तुम्हें अपनी जगह वापस लौट जाना चाहिए। अब दुर्गा देवी को अपने घर और शहर का नाम याद आ गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अकेली कैसे लौटेगी। वह कुछ भी नहीं जानती थी, न ट्रेन का रास्ता, न टिकट का तरीका। अब उसे टिकट खरीदने के लिए ट्रेन का पता भी नहीं था और हो सकता है कि उसे ट्रेन बदलनी पड़े। अब सब लोग सोचने लगे कि कौन दुर्गा देवी को आधे रास्ते तक लौटाएगा, क्योंकि सभी के अपने अलग-अलग गंतव्य थे और सभी को अपनी दिशा में ही जाना था। इस व्यस्त दुनिया में आखिर कौन किसी दूसरे की मदद के लिए वक्त निकालेगा? फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस स्वार्थी दुनिया में भी दूसरों की मदद करने का ख्याल रखते हैं। किसी ने कहा, जो सच में मदद करने का इरादा रखते हैं, वे कभी किसी की मदद करने में पीछे नहीं हटते। और यह सुनकर कुछ लोग एक दूसरे से बात करने की, दुर्गा देवी के साथ क्या किया जाए? वैसे ही कुछ लोग जो अभी भी दुर्गा जी के पास बैठे थे, उन्हीं में से एक वह पति-पत्नी भी थे जो मुंबई जा रहे थे। उन्होंने दुर्गा देवी को आश्वासन दिया, माँ, अगर आप हमारे साथ स्टेशन पर उतरेगी, तो मैं ट्रेन का समय देख लूँगा और आपको बता दूँगा कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेन आएगी। लेकिन अगर ट्रेन समय पर आई, तो हम आपको बिठा देंगे। लेकिन अगर ट्रेन में देरी हुई तो मेरे लिए रुकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरी पत्नी भी मेरे साथ है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। दुर्गा दी ने कहा, बेटा, मैंने आज तक कभी अपने घर से बाहर नहीं निकली, तो मुझे अकेले कैसे जाना होगा? और मुंबई तो बहुत बड़ी जगह है, वहाँ इतनी सारी ट्रेनें होंगी कि मुझे शायद यह समझ में न आए कि मेरे घर जाने की बजाय मैं कहीं और पहुँच जाए। नहीं बेटा, मैं अकेले नहीं जा सकती। कम से कम कोई तो मुझे स्टेशन पर बैठाने की मदद करे, फिर ही मैं किसी से पूछकर वहां जाऊंगी। सोचते-सोचते दुर्गा जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, लेकिन मैं कैसे जाऊं? मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं घर कैसे जाऊं? घर तक पहुंचने के लिए तो मुझे इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। शायद 2 दिन लग जाएं। तभी वहां बैठे एक व्यक्ति ने अपनी जेब से पैसे निकालकर दुर्गा जी को दिए और कहा, दीदी, ये पैसे अपने पास रख लो, शायद तुम्हारी मदद हो जाए। अभी मेरे पास यही है, वरना मैं और देता। दुर्गा जी ने उस व्यक्ति को यह दान लेने से मना किया। नहीं बेटा,
मैं आपको जानती नहीं हूँ। मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, जरूरतमंद को कभी भी मदद मिल सकती है। ऐसे वक्त में सोचना मत, ये पैसे रख लो। उसकी बातों के बाद दुर्गा देवी ने पैसे ले लिए। यह देख बाकी लोग भी कुछ न कुछ पैसे निकालकर दुर्गा जी को देने लगे। कुछ ने एक एक रुपया दिया और इस तरह उन सभी लोगों ने मिलकर करीब 1500 रुपये इकट्ठा किए ताकि दुर्गा देवी जी आराम से अपने घर वापस जा सके। अब इन सबके बीच यह भी नहीं पता चला कि कब यात्रा खत्म हुई और मुंबई आ गया। अब अगला स्टेशन मुंबई था, इसलिए वह लड़की और उसका पति दुर्गा जी से बोले, अभी आप उठिए, अब हम स्टेशन पर उतरने वाले हैं, आप भी हमारे साथ उतर जाइए। वह लड़का अपना मोबाइल चेक कर रहा था और उसने देखा कि मुंबई से 1 घंटा बाद पुरानी दिल्ली के लिए एक ट्रेन चलेगी। जब उस लड़के ने यह देखा तो वह थोड़ा संतुष्ट हुआ और वह और उसकी पत्नी कुछ देर वहां बैठे रहे। फिर वह लड़का कुछ खाने पीने के लिए गया और दुर्गा जी और उस अपनी पत्नी को कुछ खाने को दिया। फिर वह दोनों से समझाने लगा, माता जी, ध्यान रखना और किसी से ये मत बताना कि आपके साथ क्या हुआ है, क्योंकि सब लोग अच्छे नहीं होते। यह हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ गलत करने का सोचें, इसलिए साहसी होना चाहिए और आप आराम से अपने घर पहुंच जाएंगी। और एक बात बताइए, क्या जो लोग बच्चों के बिना रहते हैं, क्या वे अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं? क्या वे नहीं जीते? बताइए। साहसी बनिए और किसी के सामने मायूस मत होइए और किसी को कुछ मत बताइए। मैंने आपके लिए खाने पीने का सामान लिया है और उसे बैग में रख दूंगा। अगर चाहें तो आप यहाँ से वेटिंग रूम में आधे घंटे में जाकर नहा सकती हैं और कपड़े बदल सकती हैं। ट्रेन आने में अभी समय है। वैसे भी गाड़ी में आते वक्त वह करीब लड़की परेशान थी, इसलिए वह उस लड़की के साथ वेटिंग रूम में गई और नहाई और फिर वापस आ गई। फिर उस लड़के ने उसके बैग में कुछ खाने पीने का सामान डाला और एक बात और कही, माँ, रास्ते में किसी पर भी भरोसा मत करना और अपना बैग या कुछ और सामान किसी को मत देना, क्योंकि आपके पास उसी बैग में पैसे हैं, उन्हें सुरक्षित रखना। दुर्गा जी ने भी यह बात समझी और आखिरकार 1 घंटे बाद ट्रेन आई और वह पति पत्नी दुर्गा जी को ट्रेन में बिठाकर अपने घर चले गए। अब दुर्गा देवी ट्रेन में बैठने के बाद जनरल कंपार्टमेंट में भीड़ भी थी, जहां पांव रखने की तक की जगह नहीं थी। लेकिन बेचारी महिला के पास क्या उपाय था? वह मजबूरी में ऐसे ही खड़ी रही। भले ही उसकी उम्र अब बड़े खड़े रहने की नहीं थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी? आखिरकार एक स्टेशन पर उसे जगह मिली और वह सीट पर बैठ गई और इस तरह पूरा दिन गुजर गया और अब रात हो गई। यहाँ से जाते वक्त वह खुश और उत्साहित थी, लेकिन लौटते वक्त उसके मन में वही नफरत और गुस्सा था और वह बहुत दुखी थी कि उसका बेटा उसे इस तरह छोड़कर क्यों चला गया। उसे बेसहारा और लाचार छोड़ दिया। उस पर किसका सहारा था? उसने उसे ट्रेन में क्यों छोड़ दिया? और कहीं ना कहीं लोगों की बातों का असर उस पर था। वह पहले ही घर छोड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने एक बार अपने बेटे के बारे में सोचा। लेकिन यह सच्चाई थी, तो कब तक वह अपनी आंखें बंद रख सकती थी? भले ही उसने सच्चाई को देख लिया था, सोच को स्वीकार करते हुए उसने अब यह स्वीकार कर लिया कि उसका बेटा जानबूझकर उसे ट्रेन में छोड़ गया था, उसे धोखा दिया था। लेकिन फिर भी अपने बेटे के प्रति जो प्यार था, उसी के कारण वह यह सोचती रही कि शायद उसका बेटा उसे गलती से छोड़ आया था। अपने ही विचारों से जूझते हुए दुर्गा जी कई विचारों में खो गई और उनके चेहरे पर गंभीर भावनाएं साफ नजर आ रही थी। फिर उन्होंने उस लड़के को याद किया जिसने उनका नंबर लिखकर उन्हें ट्रेन में बैठने में मदद की और यह भी कहा था, आंटी जी, जब आप ट्रेन में बैठे तो मुझे किसी से फोन पर बात करने के लिए कहिए, ताकि मुझे भी थोड़ी राहत मिले, वरना मैं यह सोचता रहूंगा कि आप सुरक्षित पहुंची या नहीं। फिर दुर्गा जी ने सामने बैठे एक आदमी से फोन मांगा जो शायद बिहार से आया हुआ लग रहा था।
लेकिन उसने मना कर दिया और कहा, मेरे फोन में तो कोई पैसे नहीं हैं। फिर दुर्गा देवी ने कुछ समय इंतजार किया और लगभग आधे घंटे बाद एक और आदमी वहां आया। उसने भी वही बात उससे कही। तो उस आदमी ने अपना फोन दिखाया और कहा, आंटी जी, फोन को स्पीकर पर रख कर बात कीजिए। बुरा मत मानिए, पर आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि परिवार वाले भी किसी से भी फोन उठाने के लिए मना करते हैं। दुर्गा देवी ने बात को समझा और उस लड़के को फोन किया और कहा, बेटा, मैं बोल रही हूँ, वही बुढ़िया जिसने तुम्हें अभी ट्रेन में बैठाया था। मैं ट्रेन में बैठकर सुरक्षित हूँ और गाँव घर पहुँचने वाली हूँ। चिंता मत करो, अपनी पत्नी का ख्याल रखना। उस लड़की ने भी कहा, ठीक है आंटी जी, आप आराम से घर पहुँचिए और अपना ख्याल रखिए। घर पहुँचने के बाद मुझे कॉल करना, मुझे भूल मत भूलिए, ठीक है? यह कहकर वह लड़का हंस पड़ा। तब दुर्गा जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, तुमको मैं कैसे भूल सकती हूँ। तुमने मेरे मुश्किल वक्त में मदद की है। अब मैं फोन काट रही हूँ। यह फोन मैंने किसी से उधार लिया है। फिर उस लड़के ने कहा, ठीक है आंटी जी, नमस्ते, अपना ख्याल रखना। यहाँ दुर्गा जी ने फोन काट दिया और फिर वही पुराने विचारों में खो गई कि भले ही वह लड़का अजनबी था, फिर भी उसने इतनी मदद की। अगर वह लड़का नहीं होता तो दुर्गा जी कहाँ जाती, क्या करती, क्या कोई उनकी मदद करता, या वह मुंबई जैसे बड़े शहर की सड़कों पर घूमती रहती या भीख मांगती। वह सोचने लगी कि अब मुझे खुद को मजबूत बनाना है, जैसे मैंने अपने पति के जाने के बाद किया था। जब मेरे ससुराल वाले और सभी ने मुझे छोड़ दिया था, तब भी मैंने खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि अपने बेटे को हक दिलवाया, वह घर खरीदा। जब मैं उसके लिए इतना कर सकती हूँ, तो क्या मैं अपने लिए नहीं कर सकती? हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैं अपने लिए सब कुछ कर सकती हूँ और मैं करूँगी। अब सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी, किसी और के बारे में नहीं। जब भगवान ने मुझे जीवन दिया है, तो मुझे उसे किसी और के लिए क्यों बर्बाद करना चाहिए? यही सोचते हुए दुर्गा देवी ने मन में यह निर्णय लिया। अब दुर्गा देवी अपने घर पहुंच गई। स्टेशन से उतरने के बाद उसे कोई समस्या नहीं हुई। पास में एक लड़की ने बताया, आंटी जी, अब आपका स्टेशन आ गया है, आप कृपया उतर जाइए। तो दुर्गा जी उतरी और उन्हें स्टेशन से अपने घर का रास्ता अच्छे से मालूम था। अब वह अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचने पर पड़ोस की एक महिला ने दुर्गा जी से पूछा, क्या हुआ? तुम अपने बेटे के साथ गई थी, तुम कह रही थी कि तुम कभी वापस नहीं आओगी। तुम्हारा बेटा भी यही कह रहा था और तुम भी बहुत गर्वित थी कि तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने साथ ले जा रहा है। तो उसने कहा, हाँ, मैं अपने बेटे के साथ गई थी, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ और यहीं रहूंगी। यह कहकर वह अंदर चली गई और पड़ोस की महिला के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उसकी पड़ोस, जो कि बहुत अच्छी दोस्त भी थी, सोच रही थी कि दुर्गा जी इतनी उदास क्यों लग रही है। लेकिन उसी समय उसने यह उचित समझा कि उसे दुर्गा जी के घर जाना चाहिए। दुर्गा जी ने अपने बेटे को जो कुछ भी हुआ था, सब कुछ बता दिया। जब वह आखिर बार उसे छोड़कर गया था, तब भी उसकी पड़ोसी सब जानती थी। लेकिन जब दुर्गा जी गई थी, तो वह बहुत खुश थी। उनकी पड़ोसी ने उससे कहा था, ऐसी बेवकूफी मत करना दुर्गा, अपनी संपत्ति अपने बेटे के लिए मत बेच देना। लेकिन दुर्गा जी ने अपने बेटे के सामने अपने पड़ोसी की कोई बात नहीं सुनने वाली थी। इसलिए उन्होंने अपने बेटे की बात मानी और अपनी जमीन बेच दी। अब उसे इसके परिणामों का सामना करना पड़ रहा था और इसलिए उसकी पड़ोसी भी यह सब कह रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसे भी पहले ऐसे ही परिणामों का सामना करना पड़ा था। उसे अब अपने शब्द सही होते हुए दिख रहे थे और वह दुर्गा जी से यह सारी बातें हंसी ठट्टे में कह रही थी। लेकिन दुर्गा जी इस समय किसी बहस या और कुछ करने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए वह अंदर चली गई और लेट गई। फिर उसकी पड़ोसी ने बाहर से कहा, दुर्गा, तुम आराम करो, मैं कुछ समय बाद तुमसे बात करने आऊंगी। और सुनो, जो मैंने अभी तुम्हें कहा,
उस पर बुरा मत मानना। तुम जानते ही हो कि मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। जो कुछ भी मैंने कहा वह तुम्हारे भले के लिए था। तुम आराम करो, मैं 2-3 घंटे बाद आऊंगी। दुर्गा जी सोचों में खोई रही और आखिरकार जब उसकी पड़ोसी शाम को दुर्गा जी के घर आई तो दुर्गा जी ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। पड़ोसी ने देखा कि दुर्गा जी बहुत परेशान है। वह पास बैठी और धीरे धीरे प्यार से पूछा, दुर्गा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब कुछ ठीक है? तुम्हारा बेटा तुम्हें शहर ले जाने के लिए साथ ले गया था, फिर अचानक तुम अकेली कैसे लौट आई? अब कुछ सब कुछ ठीक है? तुम थोड़ी चिंतित सी लग रही हो। क्या हुआ है दुर्गा? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ। तब उसने इतने प्यार से पूछा तो दुर्गा जी की आंखों में आंसू बहने लगे और वह खुद को रोक न पाई। उसने अपनी पड़ोसी को गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। वह बहुत परेशान थी कि उसने कौन सा अपराध किया था कि उसका बेटा ऐसे करेगा। वह रोते हुए यही सब कह रही थी। फिर उसकी पड़ोसी ने किसी तरह उसे शांत किया और कहा, दुर्गा, मुझे सब कुछ बताओ। क्या हुआ है? मुझे पूरी बात बताओ। फिर दुर्गा जी ने अपनी पड़ोसी को सब कुछ बताया, जो घर छोड़ने के बाद हुआ था। कैसे उसका बेटा उसे लेकर तो गया था लेकिन उसे अपने घर नहीं ले गया, रास्ते में उसे छोड़ दिया। और जब उसने उसे फोन किया तो उसने फोन काट दिया और फिर कभी फोन नहीं उठाया। यह सुनकर उनकी पड़ोसी भी हैरान रह गई कि कोई अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वह उसे घर से बहुत दूर ले जाता है और फिर वहीं छोड़ देता है। फिर उसने अपने बेटे को फोन किया और दुर्गा जी के बेटे ने उसके फोन से बात करने के लिए कहा, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया क्योंकि उसका नंबर शायद सेव हो चुका था। फिर उसने दूसरे फोन से कॉल किया। दुर्गा जी का बेटा तुरंत फोन उठाता है और जैसे ही उसने फोन उठाया, दुर्गा जी की दोस्त ने अपने बेटे से कहा, बेटे, मैं आंटी को कॉल कर रही हूँ, मुझे दुर्गा जी से बात करनी है। अब वह यहाँ नहीं रहती, तो तुम उसे अपने साथ लेकर गए थे, तो मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें कॉल करके दुर्गा से बात करनी चाहिए। यह सुनते ही दुर्गा जी का बेटा थोड़ी सी उलझन में पड़ गया और अब उसने एक बहाना बना दिया। उसे यह समझ में नहीं आया कि कैसे पड़ोसी को यह पता चला कि उसकी माँ घर पहुंच गई है। उसे लगा कि शायद उसकी माँ कहीं सड़कों पर भटकती रही होंगी। इसलिए उसने पड़ोसी आंटी से कहा, आंटी, माँ अभी आराम कर रही है। हम अभी थोड़ी देर पहले ही घर पहुंचे हैं, इसलिए वह आराम कर रही है। मैं बाद में आपको उनसे बात करवा दूंगा। आप अभी माँ से बात नहीं कर सकती। इतनी लंबी यात्रा के बाद आदमी थक जाता है। आपने भी तो आते ही कॉल किया। फिर आंटी ने कहा, तुमने कहाँ तक कॉल किया? बेटा, तुम तो कल सुबह ही पहुंच गए थे। फिर आज तक अब तक माँ आराम कर रही है, तो वह ठीक से सो नहीं पा रही होंगी। उसने जवाब दिया, हाँ, तो एक आदमी जो 2 दिन से जाग रहा हो, वह इतनी जल्दी कैसे सो सकता है? हमें अच्छा सोने का समय मिलता है और वैसे भी माँ को यहाँ क्या काम है? उन्हें खाना पीना है और आराम करना है। तुम मुझसे कैसी बातें कर रही हो? जब मैंने कहा कि माँ आराम कर रही है, तो वह आराम कर रही होंगी। क्या मैं झूठ बोलूंगा? इससे पहले कि उसकी पड़ोसी कुछ कह पाती, दुर्गा जी ने उंगली अपनी होठों पर रखी और धीरे से अपनी पड़ोसी को समझाया कि उन्हें इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए कि वह घर वापस आ गई है। इसलिए दुर्गा जी की पड़ोसी ने ऐसा कहा और कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल कट करने के बाद कुंदन ने तुरंत उस नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इस बात से यह साफ हो गया कि वह जानबूझकर अपनी माँ के साथ ऐसा कर रहा था। सत्य पहले ही उजागर हो गया था, लेकिन एक माँ का दिल इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। दिल में एक दर्द था और एक उम्मीद भी थी। अब वह उम्मीद भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी और आखिरकार दुर्गा जी ने अपनी सोच पर दृढ़ता से विचार किया और उनके पड़ोसी ने भी उन्हें यही समझाया कि दुर्गा, जब तुम उसके लिए इतना कुछ कर सकती हो, तो तुम अपने के लिए क्यों नहीं कर सकती? तो अपने लिए क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारे पास जब तुम इस गांव में आई थी,
तो कुछ भी नहीं था। एक छोटा-सा खेत था, जिसके आधार पर तुम यहाँ आई। लेकिन अपनी मेहनत और लगन से तुमने अपना घर खरीदा और उस खेत के से एक बढ़ाया। तो तुम आज भी वही सब कुछ कर सकती हो। तुम्हारे पास दिमाग की कोई कमी नहीं है। यह कहकर उसकी दोस्त हंसी। दुर्गा जी भी मुस्कुराई और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। फिर दुर्गा जी ने अगले ही दिन से अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया। उन्होंने सोचा कि उनके घर में क्या था और क्या नहीं था, क्योंकि जब वह घर खाली करने गई थी, तो लगभग सारी चीजें या तो बेच दी थी या पड़ोसियों को दे दी थी। अब जो भी चीजें उन्होंने पड़ोसियों को दी थी, उन सभी चीजों को उनके पड़ोसियों ने वापस लौटा दिया। और जो चीजें नहीं थी, उनके लिए उन्होंने किराए से बची हुई रकम का उपयोग किया। अब दुर्गा देवी ने अपने बारे में सोचा कि वह क्या काम करेंगी, क्योंकि अब वह काफी बूढ़ी हो गई थी। फिर उनकी दोस्त यानी पड़ोसन ने उन्हें सुझाव दिया, तुम जो भी काम करती हो वही काम करो। अगर तुम खुद नहीं कर सकती, तो कम से कम किसी से करवा सकती हो। और आजकल के समय में ऐसा है कि चाहे आदमी खुद काम करे या ना करे, उसे दूसरों का काम करवाना आना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही थी। तो दुर्गा जी ने फिर से अपना पुराना काम शुरू कर दिया। पहले वह खेतों को सस्ते दामों पर साझेदारी में लेकर उसमें फसलें बोती थी और मुनाफा बनाने के बाद उसे बेच देती थी, जिसमें आधा पैसा खेत के मालिक को जाता था और बाकी मुनाफा वही रखती थी। दुर्गा जी ने अब अपने गांव में दो तीन ऐसे खेत फिर से ले लिए, क्योंकि अब उनके पास खुद का कोई खेत नहीं था। वह धीरे धीरे फिर से अपने काम में लग गई। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान किसी की परीक्षा लेने आता है, तो एक के साथ कई मुसीबतें आती हैं। जैसे ही दुर्गा जी के फसल काटने का समय आया, बहुत जोरदार बारिश हुई और उनकी पूरी फसल नष्ट हो गई। बस इतना ही निकला कि वह खेत के मालिक को दे सकी। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और बिना किसी बड़े मुनाफे के उन खेतों में काम करती रही। एक साल ऐसे ही चला। वह बस थोड़ा सा पैसा बचा पाई। लेकिन फिर वही चीज अगले साल भी उनके साथ हुई। अब दुर्गा जी का हौसला टूटने लगा, क्योंकि एक तो उन्हें खेतों में काम करने के लिए मजदूरों को रोकना पड़ता और दूसरा मजदूरों का भुगतान भी करना पड़ता। वह फसल रखने के लिए पैसे देती थी और इसके ऊपर खेत के मालिक को भी पैसा देना पड़ता था और खेती की बाकी लागत भी बाहर से खरीदनी पड़ती थी। इसके कारण वह 2 साल में कुछ भी नहीं बचा पाई थी। उनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गई थी। लेकिन अभी 2 साल पूरे होने में थोड़ा समय बचा था। इस बार के पिछले 6 महीनों में दुर्गा जी ने एक ऐसा फसल बोने का फैसला किया जो किसी और ने नहीं बोई थी, कम से कम उनके गांव में तो नहीं। इस बार उसने एक खेत में हरी सब्जियां उगाई और दूसरे खेत में अन्य सब्जियां उगाई। इसी तरह दुर्गा जी ने अपने तीनों खेतों में ऐसी अलग अलग प्रकार की सब्जियां बोई जो बाजार में आसानी से उपलब्ध नहीं थी। इनमें लगने वाली लागत थोड़ी अधिक थी, लेकिन इस बार दुर्गा जी ने भगवान पर भरोसा रखते हुए जो भी पैसे उन्होंने पिछले 1.5 साल में बचाए थे, उन्हें लगा दिए और कुछ पैसे उधार भी लेकर अपने खेतों में निवेश कर दिया। वह बस यही प्रार्थना करती थी कि इस बार सब कुछ ठीक हो जाए और उनकी फसल किसी कारणवश नष्ट न हो। दुर्गा जी ने फसल थोड़ी देर में से बोई थी, क्योंकि पहले उनका मन था कि अब वह यह खेत छोड़ देंगी और खेत नहीं करेंगी। लेकिन उनके पड़ोसी ने उन्हें समझाया और वह उनके समझाने पर फसल बोने के लिए राजी हो गई। पड़ोसी ने कहा था, दुर्गा, इसके अलावा तुम और क्या करोगी? ना तो तुम अच्छी तरह से पढ़ी लिखी हो और न ही तुम्हारे पास किसी अन्य काम का अनुभव है। ऐसे में तुम और क्या कर सकती हो? और वैसे भी तुम उस काम से क्यों पीछे हट रही हो जो तुम पहले करती आ रही हो? ये खेत तुम्हें सब कुछ देते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे पास था, वह सब इन्हीं खेतों का तो दिया हुआ था। तो हार मत मानो और मेहनत करो। भगवान की नजर कभी ना कभी सही होगी। इसी विश्वास के साथ दुर्गा जी ने फिर से शुरुआत की। अब क्योंकि उन्होंने फसल थोड़ी देरी से बोई थी और यह विशेष प्रकार की फसल थी, इसलिए जब बाजार में इन सब्जियों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ी,
तब दुर्गा जी की फसल भी तैयार हो गई। सब्जियों के खेतों में आपको हर दिन सब्जियां निकाल कर बेचनी होती है। तो दुर्गा जी ने कुछ मजदूरों को काम पर रखा और यह दिनचर्या शुरू की। रोज शाम को मजदूर आते, खेतों में सब्जियां निकालते और उन्हें पॉलिथीन में पैक कर देते। फिर सुबह 4 बजे दुर्गा देवी सब्जियां ट्रैक्टर में लोड करवा देती और अपने गांव वालों की मदद से उन्हें खेत से निकालकर बाजार में बेचने ले जाती, जहां उन्हें बहुत अच्छे दाम मिलते थे। हर दिन वह सब्जियां बेचती और उनकी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी। पहले दिन 80 रुपए किलो, दूसरे दिन 100 रुपए किलो और तीसरे दिन 150 रुपए किलो। जब उनकी सब्जियां बिक गई तो दुर्गा जी को काफी मुनाफा हुआ और जो नुकसान पिछले 2 सालों में हुआ था वह इस बार पूरी तरह से भर गया। इस बार उन्होंने इतना मुनाफा कमाया कि वह पिछले 10 सालों में नहीं कर पाई थी। उन्हें यह देखकर बहुत खुशी हुई और वह अब हर साल वही खेती करने लगी। अब वह कुछ खुद नहीं करती, वह जो भी काम करवाती वह मजदूरों को पैसे देकर करवा लेती। वही खेत उन्हें कमाई देते और वह उसी में निवेश करती। अब धीरे धीरे उनका समय बदलने लगा था और अगले साल उन्होंने और भी ज्यादा मुनाफा कमाया। 2 सालों में वह इतना मुनाफा कमा गई कि उन्होंने फिर से अपना एक खेत खरीदा और उसे गांव में डाल लिया, क्योंकि अब दुर्गा जी के पास कोई खर्चा नहीं था, न तो बेटे की पढ़ाई का खर्च, न बाहर रहने का खर्च और न ही अपनी इच्छाओं को पूरे करने का खर्च। अब वह अकेली रहती थी और जब चाहती खाना बनाकर खाती। अब भगवान की सीधी नजर उस पर पड़ी थी और अचानक पैसों की बारिश शुरू हो गई। एक दिन वही प्रॉपर्टी डीलर दुर्गा जी के घर एक प्रॉपर्टी के साथ आया और वह घर दिखाने आया था। उस समय दुर्गा जी घर के बाहर थी। प्रॉपर्टी डीलर को देखकर उसने समझ लिया कि वह घर खरीदने आया होगा, इसलिए उसने अपने पड़ोसी को समझाया। पड़ोसी जाकर यह गया कि यहाँ कोई नहीं रहता, यह घर बंद पड़ा है, कभी कभी वह यहाँ आती है। फिर प्रॉपर्टी डीलर बोला, ठीक है, आना जाना तो चलता है, लेकिन मैं यह खरीदने आया हूँ। ऐसा मत सोचिए कि आप इसे कब्जा कर लेंगी अम्मा जी। यह कहकर वह हंसी में ली गया। यहाँ वह अपनी प्रॉपर्टी दिखाकर चला गया और वहां दुर्गा जी सोचने लगी कि इस बार वह अपने बेटे को सख्त सबक सिखाएंगी। प्रॉपर्टी डीलर ने प्रॉपर्टी दिखा दी और उसके पड़ोसी ने प्रॉपर्टी डीलर से नंबर लिया और कहा कि अगर कोई यहाँ आता है तो मैं आपको बता दूंगी। प्रॉपर्टी डीलर ने भी नंबर दे दिया और कहा कि अगर कोई जमीन बिके तो मुझे बताइए। यह बातचीत में यह भी समझा गया कि कुंदन कब घर आ रहा है। उसने यह पूछा कि वह किस दिन जमीन देखने आएंगे और जब यह जानकारी मिली तो यही काफी था। अब दुर्गा जी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी और उसने उसे स्वागत करने का एक योजना बना ली थी। उसने पहले ही पुलिस को आवेदन दे दिया था कि उसे धोखा दिया गया है। उसके बेटे ने उसकी जमीन को धोखाधड़ी से हड़पने की कोशिश की थी। वह उसे दूर ले गया था और सड़क पर छोड़ दिया था और उसी शिकायत के आधार पर पुलिस कभी भी आने वाली थी। इसी बीच दुर्गा जी का बेटा कुंदन अपने घर पहुंचा, क्योंकि अब उस घर की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में थी, क्योंकि उसके गांव के पास एक बड़ा सरकारी प्रोजेक्ट चल रहा था, जिस कारण गांव की जमीन की कीमत आसमान छूने लगी थी और उनके घर सड़क के पास आने लगे थे, इसलिए उनकी जमीन की कीमत इतनी बढ़ गई थी। अब जैसे ही कुंदन घर पहुंचा उसने सोचा कि शायद ठेकेदार प्रॉपर्टी डीलर अंदर बैठा होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह चौंक गया, क्योंकि जिस माँ को उसने ट्रेन में छोड़कर सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था, आज वही माँ सामने बैठी थी। कुंदन को कुछ समझ में आता उससे पहले ही पुलिस भी वहां पहुंच गई। दुर्गा जी ने पुलिस वालों से कहा, साहब, यही है जिसने मेरी जमीन धोखाधड़ी से बेच दी और आज भी है मेरी घर को धोखाधड़ी से बेचने आया है। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो थोड़ा इंतजार कीजिए, प्रॉपर्टी बिकने वाली है। डीलर भी आ ही गया था, क्योंकि सबकी टाइमिंग लगभग एक जैसी थी, तो प्रॉपर्टी डीलर भी अपनी पार्टी के साथ आ पहुंचा था ताकि सौदा पक्का किया जा सके। जब वह घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि पुलिस और कुंदन भी की माँ भी वहां खड़ी थी और उसे यह देखकर डर लग गया कि क्या हो रहा है। तभी एक पुलिस वाले ने उसके कंधे पर हाथ रखा
और उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? वह घबराहट में बोला, साहब, मैं तो सिर्फ घर बेचने आया हूँ और मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ। फिर पुलिस वाले ने पूछा, यह घर किसका है? प्रॉपर्टी डीलर ने कहा, यह घर कुंदन बाबू का है। मुझे बाकी के बारे में कुछ नहीं पता। तब पुलिस वाले ने अपना हाथ उसके कंधे से हटाकर कंधन पर थोड़ा दबाया और कहा, क्या तुमने कागजात पर सिग्नेचर नहीं देखे थे? यह सिग्नेचर किसके थे? फिर प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी गर्दन बचाते हुए कहा, हाँ हाँ, माफ कीजिए साहब, मुझे ध्यान नहीं रहा। दरअसल बात तो कुंदन जी से ही हो रही थी, लेकिन कागजात पर जो सिग्नेचर थे वह उनकी माँ के थे। बस इतना ही काफी था। जब दुर्गा जी के सामने थी और वह कह रही थी कि उसने न तो घर बेचा है न ही खेत, तो फिर किसी के लिए यह कैसे हो सकता है कि वह घर और खेत बेच सके? घर के कागजात पर अभी तक सिग्नेचर नहीं हुए थे, लेकिन कुंदन यह सोचकर आया था कि अगर वह अपनी माँ का सिग्नेचर जाली बनाकर लेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा, और सिर्फ अपनी लालच के कारण वह आज फंस गया। यहाँ पुलिस ने कुंदन को तुरंत पकड़ लिया और धोखाधड़ी के मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल ले गए। जब पुलिस कुंदन को ले जाने लगी तो कुंदन अपनी माँ के सामने शोर मचाने लगा, माँ देखो, मुझे आपके सामने ले जाया जा रहा है और आप कुछ नहीं कह रही हो, बस खड़ी होकर तमाशा देख रही हो। तब कुंदन की माँ दुर्गा जी ने कहा, माँ, कौन सी माँ? तुम आज किस माँ को याद कर रहे हो? तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ भी है। तुम कहाँ थे जब तुमने अपनी माँ को ट्रेन में सोते छोड़ दिया था? तुम कहाँ थे जब मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम या तो फोन बंद कर देते थे या फोन कट कर देते? तुम तब कहाँ थे? मुझे तो तुम जैसे पैसों के भूखे और लालची बेटे से बिना संतान के रहना ज्यादा बेहतर लगा। तो जो कुछ भी था वह सब तुम्हारे लिए था। यह सच था कि मेरी मौत के बाद तुम सब कुछ पा जाते, लेकिन नहीं, तुम सब कुछ वक्त से पहले चाहते थे। तुम्हारी लालच इतनी बढ़ गई थी कि तुम चाहो तो मुझे मारकर किसी को बेच देते। मेरे सामने रोना कुछ नहीं करने वाला है, क्योंकि जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम मेरे साथ नहीं थे। जब मैं रो रही थी तब तुम कहीं नहीं थे। उसने अपना मुंह मोड़ा और वहां से चली गई। फोन भी डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन अब वह अपनी आंखों से आंसू देख रही थी। लेकिन यह अफसोस की बात कि जब तुम मेरे आंसू नहीं देख पाए तो मैं तुम्हारे आंसू कैसे देख सकती हूँ? सर, आप उसे यहाँ से ले जाइए। मुझे अब इसका चेहरा भी नहीं देखना। फिर पुलिस अधिकारी कुंदन को वहां से ले गया और साथ ही प्रॉपर्टी डीलर को भी, क्योंकि वह भी इस साजिश में शामिल था। उसने कुंदन से कहा कि अपनी माँ का सिग्नेचर किसी हाल में करवाओ, चाहे वह धोखाधड़ी से ही क्यों न हो। इस बार भी वह दुर्गा जी का फर्जी सिग्नेचर करवाने के लिए कुंदन का इस्तेमाल कर रहा था, और वह इन सभी धोखाधड़ी के बारे में जानता था। इसलिए दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें ले गई। प्रॉपर्टी डीलर ने अपनी गलती का हल निकालते हुए कुछ पैसे देकर अपनी मुसीबत सुलझाई, उनसे माफी मांगी और कहा, साहब, मुझे उसकी बातों से प्रभावित होकर गलती कर दी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा। किसी तरह प्रॉपर्टी डीलर बच गया, लेकिन बेचारा कुंदन फंस गया। अब कुंदन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया और वह बेचारा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और कई बार खेद व्यक्त किया, लेकिन उसने उसे माफ नहीं किया। उसने अपने बेटे को उसकी बुरी हरकतों की सजा दी और अब वह इस घर में खुश और शांति से रह रही थी। उसे अपने बेटे की याद आती, लेकिन जो कुछ भी उसने उसके साथ किया था उसके बाद वह उसे माफ नहीं कर सकती थी। इसलिए उसकी पड़ोसी दुर्गा जी उसे अपनी बहन की तरह समझती और हमेशा उसका साथ देती, उसकी देखभाल करती। फिर कुछ समय बाद दुर्गा जी ने अपना घर बेच दिया और वह पैसे एक वृद्धाश्रम को दान कर दिए। अब वह खुद उस वृद्धाश्रम में रहने लगी, जहाँ शायद उसके जैसे बहुत से बूढ़े माता पिता अपने अंतिम समय का इंतजार कर रहे थे। वे अपने बच्चों से परेशान माता पिता एक दूसरे के सहारे अपना समय बिता रहे थे, लेकिन दुर्गा जी खुश होकर अपने जीवन के बाकी दिन उन लोगों के साथ बिताने लगी और उसने अपनी सारी संपत्ति उस वृद्धाश्रम को दान कर दी, ताकि उस जैसे दूसरे वृद्धों की मदद हो सके।
इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जीवन में कभी भी अपने अपनों को न छोड़ें, उन्हें हर मुश्किल में साथ दें और जब वे हमें ज़रूरतमंद होते हैं, तब हमारी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। किसी भी इंसान को अकेलेपन का सामना न करना पड़े और हम सब मिलकर एक दूसरे का सहारा बने, यही हमारी सच्ची मानवता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर हमसे कुछ गलती हुई है बोलने में या कहानी सुनाने में तो हमें क्षमा कीजिए। और दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम और जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।